का जो हिस्ट्री है ना बहुत लंबा है, बट इस चैप्टर में इंडिया का हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें बस दो फेज देखना है, एक 1920 से 22 का और एक फेज देखना है 1930 से 32 का, और एक छोटा सा टर्म देखना है। इसके अलावा एक छोटा सा फेज देखना है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। एक और टॉपिक है क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो इंडिया में चला था 1942 के दौरान। यानी इस चैप्टर का मेन 3 पार्ट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट होता है, इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इसे कहा जाता है मास मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा मूवमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटी, अबाउट ऑफ ऑल कम्युनिटी इन्वॉल्व। मतलब ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें हर कम्युनिटी का पीपल जो हो अगर इन्वॉल्व हो जाए, तो वैसे मूवमेंट को कहते हैं मास मूवमेंट। हिंदी में हम इस मास मूवमेंट को हिंदी में कहा जाता है, देखो हिंदी भी लिख देते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। हिंदी में इसे कहा जाता है जन आंदोलन। जन आंदोलन कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का आंदोलन, प्रत्येक व्यक्ति जिस मूवमेंट में प्रत्येक व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति किसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा दे, तो उसे कहा जाता है मास मूवमेंट। ठीक है, तो इस 3 मास मूवमेंट का डिस्कशन होगा। अब सवाल ये है कि ये जो मास मूवमेंट तभी किसी कंट्री में होगा जब लोगों में ये वाली फीलिंग आएगी। लोग जब नेशन को फील करना शुरू करेंगे तभी तो वो किसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी उसे हम क्या कहेंगे? नेशनलिज्म कहेंगे। तो इस चैप्टर में व्यू क्या है कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे आई। एक और टर्म है, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, एक और टर्म है एंटी स्ट्रगल। एंटी स्ट्रगल अगेंस्ट, या फिर कह सकते हो स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। देखो इंडियन लोगों के पास, अगर इंडिया को और यूरोप को कंपेयर करते हैं तो यूरोप में सिस्टम चल रहा था मोनार्की, राजा वाला सिस्टम होता था और लोग उसके खिलाफ स्ट्रगल करते करते वहां नेशनलिज्म को समझ गए। बट इंडिया में तो कोई राजा वाला सिस्टम है ही नहीं, इंडिया में तो अंग्रेज लोग शासन कर रहा है। तो अंग्रेज को यहां पे डिनोट किया जा रहा है कॉलोनियल गवर्नमेंट से, और इंडिया के लोगों ने क्या किया? कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते करते लोगों में ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ गई। यही हुआ था इंडिया में। तो यहां पे सवाल है कि ये स्ट्रगल जब किया जा रहा था तो कौन कौन सा मेजर स्ट्रगल था? तो 3 मेजर स्ट्रगल था जो गांधी जी ने लीड किया, एमसीएम, सीडीएम एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और इन्हीं तीनों को डिस्कस करते करते चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आई। तो ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है यानी लेसन 1। ऐसे बुक तो तुम्हारे पास है ही, बुक में देख सकते हो। लेसन 1 का क्या नाम है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिखा? हाँ, तो इसी को डिस्कस करते हैं और इसका पहला हेडिंग बन जाता है, इस लेसन का पहला हेडिंग बनता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इंडिया, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, पहला हेडिंग इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडिया। मतलब हम लोग का जो टॉपिक अभी शुरू होने वाला है ना, उस टॉपिक में एक जर्नी देखने जा रहे हैं। जर्नी क्या देखने जा रहे हैं? 1914 से लेकर के अभी हम लोग चलेंगे 1920 तक, मतलब ये वाला ईयर भी डिस्कस होने वाला है, 1914 टू 1920। और इसी ईयर के दौरान वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हुआ, और फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेट भी करना है और उसका इफेक्ट भी देखना है, और फिर देखना है लोगों पे ये कैसे इफेक्ट डाल रहा है और गांधी जी कैसे इस चीज को यूज कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास करना है। तो चलो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखते हैं। बता सकते हो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था कब? 1914 से नवंबर 1918 के बीच में। इसमें कौन फाउट किया था? एक तरफ था द एलाइज एंड दूसरे तरफ था द सेंट्रल पावर। एक तरफ था एलाइज एंड दूसरे तरफ कौन था? सेंट्रल पावर। एलाइज में आता था ब्रिटेन,
ठीक है, फ्रांस, रसिया, यूएसए, ये सब आता था इसमें, जबकि सेंट्रल पावर में आता था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब आता था सेंट्रल पावर में। ठीक है, तो हुआ था जब युद्ध हुआ था तो एलाइस जीत गया था और सेंट्रल पावर हार गया था। इतना ही देखना, इसमें ज़्यादा डीपली हम लोग को नहीं जाना है इस चैप्टर में। हमें तो इस युद्ध का रिलेशन बनाना है इंडिया के साथ। तो जब ये युद्ध हो रहा था तो एलाइस तो ये लड़ ही रहा था, प्लस में इसकी कॉलोनीज भी लड़ रही थी। मतलब जो भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व था, इन दोनों कंट्रीज का कॉलोनीज भी आपस में युद्ध कर रहा था। तो चूंकि यहाँ ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है तो इसका मतलब इंडिया भी युद्ध में क्या होगा, शामिल होगा। रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया ना, कि अगर युद्ध में ब्रिटेन शामिल है तो इंडिया भी शामिल होगा। तो सवाल ये कि इंडिया शामिल क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये इंडियन खुश नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो फिर वर्ल्ड वार के दौरान इंडियन ने ब्रिटेन की मदद क्यों की। पॉइंट है ये, और याद रखना ये आने वाले टॉपिक से रिलेटेड होगा और सॉल्यूशन होगा। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आ रहा है यहाँ पे, वाई वाज इंडिया ज्वाइंट वर्ल्ड वार फर्स्ट। इंडिया ने आखिर क्यों ज्वाइन किया, जबकि ये इसका दुश्मन था। इंडियन लोग नहीं चाहते थे अंग्रेज को, फिर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कारण अभी क्लियर निकल के आएगा, लेकिन अभी टॉपिक जो है ना इफेक्ट कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, उस इफेक्ट को पहले हम लोग जरा समझ लेते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इफेक्ट क्या क्या हुआ है। इफेक्ट क्या क्या हुआ है। सबसे पहला इफेक्ट हुआ है इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस का मतलब, हाँ डिफेंस का मतलब क्या होता है। हाँ, तो जब युद्ध होगा और युद्ध में कोई भी कंट्री इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब तो सीधा हो रहा है कि कंट्री का जो डिफेंस पे जो खर्चा होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो रिलेशन बन रहा है सीधा ना, कि अगर कोई भी कंट्री ज्वाइन करेगा युद्ध को तो अपने आर्मी पे, अपना डिफेंस पे, तो उसका ऑटोमेटिक खर्चा बढ़ेगा, और जब खर्चा बढ़ेगा तो उसका असर भी दिखेगा। जैसे असर क्या दिखेगा, तो असर ये दिख रहा है कि इंक्रीजिंग इन टैक्सेस, इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, या फिर ये भी कह सकते हो कि इंडिया के ऊपर जो लोन था ये भी बढ़ गया। मतलब अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा है इंडिया तो इसका टैक्स भी बढ़ रहा है, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज जो होता है ना बॉर्डर वाला, वो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, इंडिया के ऊपर लोन बढ़ गया। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया युद्ध में इन्वॉल्व है, इंडिया का आर्मी, इंडिया का आर्म्स जा रहा है युद्ध लड़ने के लिए, तो ये सारा तो ऑटोमेटिक होगी। नंबर 3, प्राइसेस वाज इंक्रीज्ड, प्राइसेस ऑफ डेली कमोडिटी। डेली जो हमारा कमोडिटी होता है, जैसे सपोज दैट दाल, चावल, गेहूं, ये जो डेली कमोडिटीज है, दे वर आल्सो इंक्रीज्ड। ये भी क्या होगा, इनकी भी प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाएगी। हम जो डेली सामान खाते हैं, गेहूं, आटा, कपड़ा, इन सब की जो दाम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो युद्ध का सारा जो सामग्री होता है आर्मी को खिलाने के लिए, अनाज चला जाता है बॉर्डर पे, पहले आर्मी की प्रायोरिटी दी जाती है। नतीजा मार्केट में प्राइस जाता है इसका बढ़, क्योंकि मार्केट में सामान कम पड़ जाता है। तो 3 कारण क्लियर हो गया। पहला, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। दूसरा, कंट्री का टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, कंट्री पे लोन बढ़ जाएगा। तीसरा, हम लोग का जो डेली यूज वाला जो गुड्स होता है, ये गुड्स भी धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिक इसकी भी प्राइसेस बढ़ेगी। अगला होगा फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वाला शब्द पहले भी मिला था, याद है? कहां मिला था ये वाला शब्द, याद है? कहां? हाँ, नेपोलियन की आर्मी। हाँ, नेपोलियन की आर्मी जब दूसरे कंट्री में जाती थी तो वहां के युवाओं को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर लेता था। यहां भी सेम चीज हो रहा है। ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के जबरदस्ती युवकों को फोर्सिबली उनको आर्मी में भर रहा है। तो इसलिए भर रहा है कि ताकि हम युद्ध को जीत सके। तो ये सब युद्ध से रिलेटेड इफेक्ट दिख रहा है। ये सारा इफेक्ट जो है ना,
इंडियन फेस कर रहे युद्ध से रिलेटेड। और इसके अलावा एक अलग इफेक्ट आया जो युद्ध से रिलेटेड नहीं है, इसका नाम है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक होगा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसी समय में क्या हुआ था इंडिया में, युद्ध के दौरान ही, टाइमिंग है 1921, मतलब 1921 और 18 का टाइमिंग है। पूरे इंडिया के अंदर क्या हुआ, एक एपिडेमिक आया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसमें 12 से 13 मिलियन लोग, लगभग 12 to 13 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए। तो देखो यहां ये युद्ध से रिलेटेड नहीं है, क्रॉप का फेल हो जाना, प्राइसेस का बढ़ जाना, वो सब युद्ध को रिलेट कर रहा है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है ये नेचुरली है और ये उसी ड्यूरेशन में आ गया। तो इंडिया के लोग ऑलरेडी युद्ध से इफेक्टेड थे और ये नेचर भी अटैक कर दिया, तो इंडिया के लोग बहुत परेशान थे। लेकिन ये सारा परेशानी इसलिए झेल रहे थे कि उनको उम्मीद था कि जो भी डिमांड है इंडिया का युद्ध के से रिलेटेड वो पूरा हो जाएगा। तो वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था व्हाई वाज इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो इंडिया का कुछ डिमांड था, उसमें सबसे पहला डिमांड था कि इंडिया को आजादी मिलेगी, अंग्रेज लोग आजाद कर देगा। दूसरा इनका एक्सपेक्टेशन था इंडियंस का कि हमारा जो गवर्नमेंट बना हुआ है ब्रिटिश का, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिलेगा। मतलब इंडियन उम्मीद लगा के रखा था कि हम आजाद हो जाएंगे अगर ब्रिटेन युद्ध जीत गया तो। इसीलिए इतना सारा तकलीफ को इंडियन क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली झेल रहे थे। तो जब युद्ध खत्म हुआ 18 में, तब क्या हुआ, क्या इंडिया आजाद हुआ, क्या ये सारा प्रॉब्लम जो था इंडियन का वो सॉल्व हो पाया, वो अभी हम आगे के टॉपिक से रिलेट करेंगे। यहां फिलहाल दो टॉप पॉइंट बना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला और दूसरा इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला। ये क्लियर हो गया। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इस टॉपिक में देखो कॉमन पॉइंट क्या है, एक तरफ इंडिया जो है वो युद्ध में इन्वॉल्व है, मतलब टाइमिंग क्या चल रहा है 1914 to 18, ठीक है। और दूसरी ओर क्या हो रहा है कि इंडिया में उसी समय गांधी जी भी आए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस समय इंडिया युद्ध में इंगेज था, इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसी समय 1915 में महात्मा गांधी भी इंडिया आए। वो इंडिया में थे नहीं, वो तो साउथ अफ्रीका में, तो वो इंडिया आए। तो इंडिया आने के बाद में इन्होंने क्या किया, इंडिया में ये पॉपुलर हो गए। तो इंडिया में पॉपुलर कैसे हुए, इसी दौरान इनका एक बैकअप स्टोरी देख लेना है और फिर इनके स्टोरी को इस प्रॉब्लम से रिलेट कर देना है। एक हम प्रॉब्लम देखे इंडिया का, अब हम देखने वाले हैं गांधी जी का आइडिया और गांधी जी के इमरजेंस के बारे में, और फिर इसको और गांधी जी को क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये टॉपिक और अगला टॉपिक में कोई मतलब नहीं है, ये बात क्लियर कर देते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है यहाँ पे कि हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देख रहे थे, बट अब देखने रहे टॉपिक आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो गांधी जी इंट्रोड्यूस किए थे। तो थोड़ा हम बता दे रहे हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी इंडिया में इमरजेंस किए थे, मतलब इंडिया आए थे 1915 में, और इससे पहले 1950 से पहले ये अफ्रीका में थे, और अफ्रीका में एक सिस्टम चल रही थी। जब ये अफ्रीका में थे तो अफ्रीका में एक सिस्टम चल रहा था, हम लोग 9th में पढ़े थे। सिस्टम का नाम था रेशियल गवर्नमेंट, या रेसिज्म कह सकते हो। रेशियल गवर्नमेंट वाला सिस्टम वहां पे चल रहा था अफ्रीका में, और गांधी जी ने इसी गवर्नमेंट के खिलाफ, ये रेशियल गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, ब्लैक और व्हाइट के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, पढ़ा होगा, इंग्लिश वाले बुक में भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ। तो ये इसी सरकार के खिलाफ गांधी जी ने अफ्रीका में आवाज उठाया, और जब उन्होंने आवाज उठाया ना, तो एक नए तरीके को अडॉप्ट किया। तरीका का नाम है सत्याग्रह। तो यहां सत्याग्रह का मतलब समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। टर्म यही है, अगला पॉइंट के रूप में टर्म यही सामने आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ये हमें देखना है इस टॉपिक में। तो चलो जरा मीनिंग समझते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है एम्फैसिस द पावर ऑफ ट्रूथ, एम्फैसिस द पावर ऑफ ट्रूथ। ये क्या कह रहा है, एम्फैसिस ऑफ पावर ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या कह रहा है कि सत्य की ताकत की पे असर, प्रेशर डालना, मतलब सत्य को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करना, सत्य की ताकत को समझना। ये सत्याग्रह का पहला फीचर हुआ। अगर पूछा जाए व्हाट मीन सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का ये पहला पॉइंट हो रहा है जिससे हम सत्याग्रह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फीचर नंबर 2, नीड टू सर्च ऑफ पावर ऑफ ट्रूथ, नीड टू सर्च
द पावर ऑफ ट्रूथ, नीड टू सर्च द ट्रूथ भी सिर्फ कह सकते हैं, मतलब ट्रूथ को सर्च करने की आवश्यकता है, सच्चाई क्या होती है उसको भी सर्च करने की आवश्यकता है, उसी को कहते हैं सत्याग्रह। नंबर 3, थोड़ा टफ पॉइंट है, ध्यान देना, ठीक है, ये पूरा टॉपिक ही टफ है इस चैप्टर का, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना। अच्छा, तीसरा हम बोल दे रहे हैं, वो लिखते वक्त हम लिखवा देंगे तीसरा, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, बट हम अभी तीसरा हम बोल देंगे। तीसरा है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारा संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन, तो शारीरिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। इस थर्ड पॉइंट को फिर रिपीट कर रहे हैं, यदि हमारा संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो अन्याय करने वाले के खिलाफ शारीरिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्याग्रह का थर्ड पॉइंट हो गया। सत्याग्रह का फोर्थ पॉइंट होगा, जो भी सत्याग्रह को फॉलो करेगा उसे सत्याग्रही कहा जाएगा। नंबर 5, जो भी सत्याग्रह को फॉलो करेगा उसे नॉन वायलेंस वाले सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो सत्याग्रह को फॉलो करता है उसको यहां पे कहा जा रहा है सत्याग्रही, द फॉलोअर ऑफ सत्याग्रह। उसके बाद नंबर 5 में आते हैं। 5th नंबर कह रहा है कि जो सत्याग्रह को फॉलो मानेगा उसको एक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, मेथड का नाम है नॉन वायलेंस, मतलब उसको हमेशा अहिंसा का प्रयोग करना है, स्थिति कुछ भी हो जाए वायलेंस का प्रयोग नहीं करना। मतलब अगर इस पूरे टर्म को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो देखो शॉर्ट में ऐसे होगा, सत्याग्रह हिंदी ये लिखा था, तो इसको हम अगर ऐसे ब्रेक करें, सत्य और प्लस आग्रह, तो इसका मतलब क्या है, सत्य का आग्रह करना, भाई जो रियलिटी है सामने वाले को रियलाइज करवा दो ताकि वो गलती ना करे, ऐसे ही रियलिटी को कहा जाता है सत्याग्रह। क्लियर हो गया? हम रिपीट कर दे रहे हैं, सत्याग्रह एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पैसिव रेसिस्टेंस है, एक ऐसा रेसिस्टेंस, एक ऐसा विरोध है जिसमें शारीरिक बल नहीं लगाना है, बस सामने वाले को रियलाइज करवाना है कि जो ऑपरेशन है वो अत्याचार कर रहा है, वो गलती कर रहा है, और जिस दिन उसको ये गलत एहसास हो जाए कि हम गलत कर रहे हैं, वो गलती करना छोड़ देगा। यही सत्याग्रह है। इंडिया में गांधी जी ने 3 सत्याग्रह को लॉन्च किया। एक सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह, दूसरे का नाम है खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरे का नाम है अहमदाबाद सत्याग्रह। मतलब गांधी जी ने इंडिया के अंदर 3 सत्याग्रह को लॉन्च किया और अहमदाबाद। तो कब कब हुआ ये? चंपारण हुआ 1917 में, ये हुआ 1918 में, और ये हुआ 1919 में।